हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परीक्षा प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे कि परीक्षाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन कहलाती है। इसमें परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूचित करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि जब हम कोई एग्ज़ाम लेते हैं तो उसके लिए हमें पहले परीक्षण पेपर बनाना पड़ता है, परीक्षा का पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है कि परीक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, फिर इसका प्रशासन तैयार किया जाता है, फिर संचालन किया जाता है। अगर हम रिटन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो पहले उसके लिए प्रश्न तैयार करेंगे, इसका प्रशासन तैयार करेंगे, फिर हम देखेंगे कि परीक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके लिए हम संचालन तैयार करते हैं, फिर उन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं। और जब उसका मूल्यांकन हो जाता है तो कितने बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए, उसके आधार पर उसका रिपोर्ट का तैयार किया जाता है। फिर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय परीक्षा की परिभाषा: किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा के प्रकार: वर्तमान समय में छात्रों की उपलब्धि ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 3 परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। फर्स्ट लिखित परीक्षा, सेकंड प्रायोगिक परीक्षा एंड थर्ड मौखिक परीक्षा। अब आता है लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलन लिखित परीक्षा प्रणाली का है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। लिखित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं: निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी 2 प्रकार की होती हैं: शिक्षक निर्मित व प्रमाणिक परीक्षाएं। इनमें से प्रमाणिक परीक्षा को 3 प्रकार की परीक्षा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: निदानात्मक, पूर्वानुमानात्मक तथा उपलब्धि परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न रूपों के अंतर्गत निबंधात्मक परीक्षा का ही सबसे अधिक प्रचलन होता रहा है। यानी कि निबंधात्मक परीक्षा ही सबसे ज़्यादा बेस्ट परीक्षा मानी जाती है। बालकों की तर्क, तुलना, मूल्यांकन, विश्लेषण आदि विभिन्न मानसिक योग्यताओं की जांच इसके माध्यम से की जाती है। छात्रों के निष्पादन के मूल्यांकन तथा आकलन में लिखित परीक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इन परीक्षाओं से ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन किया जाता है और इन परीक्षाओं को प्रमाणिक बनाया जाता है। अब लिखित परीक्षाएं भी 3 प्रकार की होती हैं: निबंधात्मक परीक्षा, सेकंड वस्तुनिष्ठ परीक्षा, थर्ड मानक संदर्भित तथा निष्कर्ष संबंधित परीक्षा यानी कि नॉर्म रिफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब फर्स्ट आता है एस्से टाइप टेस्ट यानी कि निबंधात्मक परीक्षा। वे परीक्षण जिनमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर भी निबंधात्मक रूप में दिया जाता है उन्हें निबंधात्मक परीक्षण कहते हैं। निबंधात्मक उपलब्धि परीक्षण प्राय अध्यापकों के द्वारा बनाए जाते हैं और इस प्रकार के परीक्षण में परीक्षार्थी मौखिक या लिखित प्रश्न का उत्तर निबंध के रूप में देता है। जब परीक्षार्थी उत्तर निबंध रूप में देता है तब उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जिससे कि वह अपने स्वतंत्र चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और
सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकता है। इन परीक्षणों की आज बहुत उपयोगिता है। उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन अधिकांशतः निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा होता है। अब निबंधात्मक प्रश्न भी अनेक प्रकार के होते हैं। व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, विवेचनात्मक, डिस्कशन, तुलनात्मक, कंपैरिजन, निदर्शनात्मक, इलिस्ट्रेटिव, निवर्चनात्मक, इंटरप्रेटिव, आलोचनात्मक, क्रिटिसिज्म, रूपलेखात्मक, आउटलाइन एंड समराइज्ड, सारांशात्मक। और जैसे कि निबंधात्मक प्रश्नों के कुछ उदाहरण भी हैं कि जैसे आपके विचार में भारत में जनतंत्र सफल क्यों नहीं हो रहा, इस पर निबंध लिखिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से किसी एक का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश शासन प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। गणित का विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, स्पष्ट कीजिए। या बुड के घोषणा पत्र की आलोचना कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, फिर कह दिया जाता है कि इन पर निबंध लिखिए। अब निबंधात्मक परीक्षण की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि फर्स्ट, निबंधात्मक प्रश्नों से छात्र के ज्ञान, रुचि एवं अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। सेकंड, निबंधात्मक प्रश्नों से छात्रों की लेखन शैली का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। एंड थर्ड, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा छात्र को स्वयं की मानसिक शक्तियों के विकास में प्रोत्साहन तथा मानसिक शक्तियों का मापन किया जाता है। इन प्रश्नों की सहायता से छात्र की सृजनात्मकता का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। इन प्रश्नों की सहायता से छात्र की अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का भी मापन किया जाता है। अब निबंधात्मक प्रश्न के कुछ दोष भी हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्नों में प्रतिनिधित्व का गुण कम पाया जाता है। इन प्रश्नों में छात्र को परीक्षा निपुणता का लाभ मिलता है। ये परीक्षण चांस फैक्टर पर निर्भर करते हैं कि हो सकता है कि जो हमें निबंध लिखने के लिए दिया गया है वो हमें आता हो। अगर हमें नहीं आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जब हमें नहीं आएगा निबंध तो हम सोचेंगे इसमें क्या लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं, तो ये भी एक दोष होता है। ये परीक्षा छात्रों को रटने के लिए बाध्य करते हैं और ये परीक्षा व्यापक नहीं होते हैं। अब इन निबंधात्मक प्रश्नों में कुछ सुधार किया जा सकता है, जैसे कि परीक्षण की समयावधि और निर्देशों में सुधार किया जाना चाहिए। परीक्षण का प्रशासन ठीक से किया जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों में सम्मिलित प्रश्नों की भाषा सरल एवं बोधात्मक होनी चाहिए। परीक्षण में सम्मिलित प्रश्न संपूर्ण विषय वस्तु से होने चाहिए। इन प्रश्नों में प्रश्नों को चुनने की छूट कम से कम होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट। निबंधात्मक प्रश्नों के दोषों को दूर करने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण 20वीं शताब्दी के अमेरिकन की देन है। इन्हें नवीन परीक्षण, न्यू टाइप ऑफ टेस्ट कहा जाता है। इन परीक्षणों में सम्मिलित प्रश्नों के उत्तर निश्चित होने और मूल्यांकन विधि निश्चित होने के कारण ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण में फलांकन अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि जो नंबर दिए जाते हैं, जो स्कोर होता है वो अधिक ज़्यादा रिलायबल होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में व्यापकता का गुण विद्यमान होता है। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो पूरे सिलेबस से लिए जाते हैं। इन परीक्षणों में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम पाई जाती है। इन प्रश्नों में छात्रों को रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा गप हाँक कर उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है, यानी कि अगर हमें आता है तभी हम उस पर टिक करेंगे, अगर नहीं आता तो हम उसको छोड़ देंगे। ये नहीं कि जैसे कि निबंधात्मक प्रश्नों में हम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लिख देते हैं, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं लिख सकते।
अब इनके भी कुछ दोष हैं। फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में नकल की अधिक संभावना पाई जाती है। सेकंड, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मूल रूप से ज्ञान पक्ष का मापन किया जाता है। थर्ड, इन परीक्षणों में अनुमान की संभावनाएं होती हैं। फोर्थ, इन परीक्षणों के माध्यम से छात्र की कमजोरियों को जानना संभव नहीं होता है। एंड फिफ्थ, इन परीक्षणों के द्वारा मूलतः स्मरण शक्ति का मापन किया जाता है। इसके बाद आता है प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा को हम ओरल एग्जाम कहते हैं, ओरल एग्जामिनेशन। जो प्रारंभ में केवल मौखिक परीक्षा ये वाद विवाद द्वारा ही समय आकलन होता था, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा से संबंधित समाज का हर वर्ग शिक्षा के परिणामों के प्रति उत्सुक रहने लगा और वो जानने चाहता था कि हमारी जो शैक्षिक उपलब्धि है, ये हमने जो शिक्षा ली है वो कितनी ली है, और यह माता पिता अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति को जानने के इच्छुक रहते हैं तथा छात्र स्वयं अपनी शैक्षिक उपलब्धि जानना चाहते हैं। प्रशासन शिक्षा पर व्यय किए गए धन के परिणाम को ज्ञात करना चाहते हैं। उपयुक्त सभी कार्य परीक्षाओं द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। इस वजह से भी परीक्षाएं कराना जरूरी हो गया। तो 3 प्रकार की जो परीक्षा होती हैं उसमें एक प्रायोगिक परीक्षा भी होती है। प्रायोगिक परीक्षाएं BA, BSc, MA, MSc एवं B.Ed आदि में संपन्न कराई जाती हैं और परीक्षार्थी को इन प्रायोगिक परीक्षा में बैठना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। अब आता है मौखिक परीक्षा का अर्थ। मौखिक परीक्षा साक्षात्कार की भांति परीक्षक एवं परीक्षार्थी, इसमें क्या होता है कि परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों आमने सामने बैठकर एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ामिनर बच्चे से प्रश्न पूछता है और बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर देता है। अब मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत रूप से संपादित की जाती है। इसमें रटने की अभिव्यक्तियाँ शुद्धता का विशेष इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। मौखिक परीक्षा के अंत में परीक्षक अंक या ग्रेड देते हैं। आज भी मौखिक परीक्षा का महत्व कम नहीं हुआ है। इसका उपयोग छात्रों की अधिकतम उपलब्धियों, चयन प्रक्रिया, वर्गीकरण तथा ग्रेडिंग में किया जाता है। इसका उपयोग परीक्षण, मूल्यांकन तथा शोध में भी किया जाता है। अब मौखिक परीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? इसमें छात्रों के रटने की सक्षमताओं को मूल्यांकन किया जाता है। इसमें छात्र की मानसिक तत्परता यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की विषय की गहनता का अध्ययन किया जाता है। इसमें छात्रों की विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों तथा सीमाओं का मूल्यांकन किया जाता है और इसमें छात्रों को प्रोत्साहन तथा पुनर्बलन भी मिलता है। अब आती है मौखिक परीक्षाओं की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। मौखिक परीक्षा के आधार पर कम समय में ही अधिकाधिक प्रश्नों को पूछा जा सकता है। छात्रों की योग्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे प्रश्न जिन्हें किसी कारणवश बालक न समझ पाए तो उनका स्पष्टीकरण तत्काल संभव होता है। लिखित परीक्षा में प्राय इस प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। मौखिक परीक्षा की कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं। मौखिक परीक्षा को किस रूप में सम्मिलित किया जाए और इसमें क्या सुधार किया जाए। मौखिक परीक्षा को उपयोग करने का क्या लक्ष्य होना चाहिए।
मौखिक परीक्षा को कितना महत्व दिया जाए, ये सब प्रकार की इसमें कठिनाइयाँ भी आती हैं। मौखिक परीक्षा के कुछ दोष भी होते हैं कि मौखिक परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ होती है, इसे वस्तुनिष्ठ बनाना कठिन होता है। सेकंड, मौखिक परीक्षा अव्यवस्थित होती है, परीक्षा कुछ भी पूछ लेता है। मौखिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु समान मानदंड नहीं अपनाया जाता है और इस परीक्षा में अंतर्मुखी छात्रों को न्याय नहीं मिलता है। प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा क्रियात्मक पक्ष के विकास का मूल्यांकन करती है। ज्ञान प्रयोग नॉलेज एप्लीकेशन में भी प्रयोगात्मक परीक्षा का उपयोग करते हैं। विद्यालयों में कुछ विषयों की उपलब्धियों तथा मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा से संभव होती हैं, जैसे वैज्ञानिक विषय भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, कृषि, गृह विज्ञान, संगीत, शिक्षण कौशल, कंप्यूटर, व्यावसायिक विषय आदि में क्रियात्मक पक्ष तथा कौशलों का विकास किया जाता है। अन्य विषयों के प्रोजेक्ट वर्क में भी छात्रों को कार्य करना पड़ता है और छात्रों के विकास की दृष्टि से प्रयोगात्मक परीक्षा का समान महत्व होता है। अब प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम की कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है। छात्र की उपलब्धियों के मापन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से इसका समान उपयोग है। सेकंड, छात्रों के विकास की दृष्टि से प्रयोगात्मक परीक्षा व्यापक प्रमाण प्रदान करती है। थर्ड, प्रयोगात्मक परीक्षा को यथार्थवाद ने दिया है, इसलिए इस परीक्षा में उपदेयता को अधिक महत्व दिया जाता है। फोर्थ, प्रयोगात्मक परीक्षा से मूल कौशलों के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। टेक्निक। टेक्निक्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा का उपयोग किया जाता है उस विषय के छात्रों को प्रयोग हेतु कोई कार्य दिया जाता है और प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ साथ प्रयोगात्मक शिक्षण विधि में भी होती है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक विषयों में किया जाता है। शिक्षण में पाठ प्रदर्शन भी किया जाता है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में छात्रों को ऑक्सीजन गैस बनाने दी जाती है और शिक्षक प्रयोग के समय पर्यवेक्षण का कार्य करता है, ऑब्जर्वेशन का काम करता है कि इस प्रकार सभी प्रकार के प्रयोगात्मक विषयों में छात्रों को विषय संबंधी प्रयोग करना होता है, जिसका शिक्षक पर्यवेक्षण करता है और सुझाव देता है, जिससे छात्र उस प्रयोग को सुविधापूर्वक शुद्ध रूप से कर पाते हैं। यदि बच्चे कोई त्रुटि कर रहे होते हैं तो जो शिक्षक होता है वो उसको बता देता है और वो बच्चे इसको सही प्रकार से इस प्रैक्टिकल को कर लेते हैं। किन्हीं विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा में मौखिक परीक्षा को सहायक विधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब मौखिक परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अलग अलग अंक दिए जाते हैं। अब प्रयोगात्मक परीक्षा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे इस परीक्षा में क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें छात्रों की कार्यक्षमता तथा विशिष्ट कौशलों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसमें छात्रों के ज्ञान की व्यावहारिकता का भी मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा में अनुकरण या नकल का अवसर नहीं होता है। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से कार्य का संपादन करना होता है। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षकों का पर दबाव अधिक होता है। आंतरिक परीक्षक अनेक प्रकार से दबाव भी डालते हैं छात्रों को अधिक अंक दिलाने के लिए। इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्रों के प्रति न्याय नहीं होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा में अधिकांश छात्र को प्रथम श्रेणी के अंक दिए जाते हैं। इस परीक्षा हेतु कोई प्रमाणिक मानदंड भी नहीं बनाया जाता है और जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा होती है उनमें छात्रों के प्राप्तांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। अब आता है परीक्षा और परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षा। परीक्षा और परीक्षण को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि परीक्षा मूल्यांकन की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, उसमें मूल्यांकन किया जाता है। अब और पूरा जब
पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है, उसने क्या परफॉर्मेंस की, उसी के बेस पर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। यूँ तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और उसके प्रत्येक मोड़ पर हमारी एक परीक्षा होती है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा का एक विशेष महत्व होता है। वैसे तो जीवन भर हमारी परीक्षाएं चलती रहती हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें एक विशेष रूप से एक महत्व होता है और उससे पता चलता है कि बच्चे में कितनी योग्यता है, कितनी रुचि है, वो किसी कार्य को कितनी लगन से करना चाहता है, और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम देखते हैं और उससे पता चलता है कि बच्चा कितना व्यावहारिक है और बच्चे ने पूरे साल क्या क्या सीखा। और जब हम बच्चे से कुछ पूछते हैं तो बच्चा उसके फटाफट आंसर भी दे देता है, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता चलता है। टेस्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम जब बच्चे का IQ चेक करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक इंटेलिजेंट टेस्ट लगाते हैं। बच्चे को एक टेस्ट दे दिया जाता है, बच्चा उस पूरे टेस्ट को सॉल्व करता है और उसके माध्यम से पता चलता है कि बच्चे का कितना IQ लेवल है और ये किस स्टैंडर्ड का है, ये किस लेवल का है और किस लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। परीक्षा और मापन। प्राय लोग परीक्षा और मापन को एक अर्थ में प्रयोग करते हैं, परंतु ये अनुचित है। मापन मूल्यांकन का केवल एक सारांश यानी छोटा रूप है, जबकि मूल्यांकन एक विस्तृत रूप है। बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता, व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का मापन केवल परीक्षा द्वारा ही नहीं होता है, बल्कि उनकी अनेक विधियों यानी कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स आदि के द्वारा भी इसका मूल्यांकन होता रहता है और इनको हम इवैल्यूएशन टेक्निक कहते हैं। और परीक्षा और मूल्यांकन, अभी तक हमने जितना बताया उससे आप पता चल गया होगा कि परीक्षा क्या होती है और मूल्यांकन क्या होता है। जब हम कोई परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। मूल्यांकन एक परीक्षा की ही टेक्निक है जिससे कि हम बच्चे की पूरे साल के परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसने क्या प्राप्त किया, कितनी उपलब्धि प्राप्त की, ये सब हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलती है। परीक्षा के संबंध में एक दूसरी भ्रांति उसे मूल्यांकन के स्थान पर प्रयोग करने में है। प्राय लोग परीक्षा और मूल्यांकन को एक ही मानते हैं, जबकि परीक्षा मूल्यांकन एक नहीं होती है। ये जो कि हमने भी पहले भी आपको बताया गया है। इसलिए अब तक का जो पढ़ाया उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि परीक्षा और मूल्यांकन अलग अलग हैं। जब हम कोई परीक्षा लेते हैं तभी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ का मूल्यांकन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। जब हमने किसी की परीक्षा ले रखी होगी तभी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए जब कोई परीक्षा ली होती है तो उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है और मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा का होना आवश्यक है। धन्यवाद।